Good morning students. BTech fourth semester strength of material and topic is theory of simple bending. हमारा टॉपिक है आज का थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। और इस थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बीम की बेंडिंग स्ट्रेस अपर लेयर पर, लोअर लेयर पर, सेंटर लेवल पर बीम की जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी क्या पोजीशन होती है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, अजम्पशंस हम क्या लेके चलेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग को पढ़ने से पहले, और हम इसको पढ़ते क्यों हैं। तो सभी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। वी विल डिस्कस्ड द फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग। क्या है ये चीज़? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेस। मान लो ये आपके पास सिंपल कोई बीम है, दी हुई है, ठीक है, ये बीम दी हुई है, मैं बीम बना देता हूँ यहाँ पर। तो इंटरनल स्ट्रेस यहाँ पर ऑफर करता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को, ये आपकी बीम है, इसको जब आप बेंड करोगे तो बेंड करने के लिए इंटरनल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रजिस्ट करेंगे एक दूसरे को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो जब हम उसको रजिस्ट करता है तो हम उसको स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जो ऑफर करता है हम उसको बोलेंगे बेंडिंग। दैट इज कॉल्ड बेंडिंग। तो इसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस एंड द रिलेवेंट थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग की डेफिनेशन सिंपल है बिल्कुल। इसमें द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल स्ट्रेसेस टू द बेंडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। एंड देयर आर सम अजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। यहाँ पर कुछ अवधारणाएं, अजम्पशंस हिंदी में बोलेंगे अवधारणाएं, ठीक है। तो अजम्पशंस दिए हुए हैं, अजम्पशंस लेके जरूर चलना है, क्योंकि ये इसलिए कंपलसरी है कि आपके लिए मटेरियल को लेके कंपलसरी है। अभी मैं समझाऊंगा अजम्पशंस, क्योंकि किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले हमको कुछ अजम्पशंस लेके चलना होता है, जिन पर बेस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए जो आंसर आएगा हमारे पास, जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट एंड कंक्लूजन जो निकल के आएगा, वो अजम्पशंस को बेस्ड मान के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बिना अजम्पशंस के लिए कोई भी कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। सो द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस। देखो भाई, मटेरियल ऑफ द बीम, कोई भी बीम है, ये बीम है मान लो, उसका जो मटेरियल है होमोजीनियस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ रहे हो या बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हो, किसी भी ब्रिज की निकाल रहे हो या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर बीम की निकाल रहे हो, तो वहाँ पर जो आपके पास कंपोनेंट है ना, या फिर जो कोई मटेरियल है, वो होमोजीनियस होना चाहिए। उसका होमोजीनियस का मतलब है मटेरियल सेम होना चाहिए, मिक्स्ड मटेरियल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो स्टील का है तो स्टील ही होना चाहिए उसके अंदर। माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी हमको पता होगी कि माइल्ड स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस इतना होता है, बेंडिंग स्ट्रेस इतना होता है। और अदर स्टील्स है तो डिपेंड करता है, ये चीज़ें फिक्स हो जाती है कि भाई माइल्ड स्टील में ये आपके इफ़ेक्ट्स आते हैं, इतना लोड पर इतनी बेंडिंग यहाँ पर निकल के आ रही है। यदि आप जो भी मटेरियल ले रहे हो वो होमोजीनियस नहीं होकर हेट्रोजीनियस होगा, मान लो, जैसे कि मान लो इसमें कॉपर मिला हुआ है, एल्युमिनियम मिला हुआ है, या अदर मटेरियल आर मिक्सड इन द सिस्टम, तो क्या होगा कि हम पर्टिकुलर उस मटेरियल को लेके उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो अजम्पशंस है, हाँ, अजम्पशंस में लिख देता हूँ यहाँ पर ASSUMPTION, अजम्पशंस, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशंस है आपका कि मटेरियल ऑफ द बीम इज परफेक्टली होमोजीनियस। द बीम मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट एंड दस द ओबे हुक्स लॉ। देखो, बीम मटेरियल आपका हुक्स लॉ को पालन करना चाहिए। हुक्स लॉ क्या होता है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो ये इसको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ट्रांसफर सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन द सेम आफ्टर बेंडिंग। ट्रांसफर सेक्शन जो है उसको बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग वो क्या होगा? सेम होगा। लेयर ऑफ द ईच बीम इज फ्री टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव एंड बिलो इट। कोई भी आपके पास बीम है, उसकी जो लेयर है ऊपर की या ये वाली नीचे की लेयर है, ठीक है, मान लो ये मैंने बीम ले लिए है ना, और इस बीम की अपर लेयर एंड लोअर लेयर दोनों एक्सपेंड होने के लिए फ्री होनी चाहिए।
थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग पढ़ रहे हैं अपन। तो बेंडिंग को जब हम स्टडी करेंगे आगे, उसकी क्या क्या स्टडीज निकल के आती है, उसको पढ़ने से पहले ये इसका कंडीशंस ये रख रहा है कि ये जो आपके पास बीम है वो अपर लेयर और लोअर है, फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ ई, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये जो आपका मटेरियल है इसकी जो वैल्यू है ई, वो क्या होगी, सेम होगी, टेंशन और कंप्रेशन में सेम ही रहेगी, तो फिक्स है। जब आपका मटेरियल सेम है तो इसकी जो पर्टिकुलर जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी सेम रहेगी, ठीक है। आप फ्री कर रहे हो, ऊपर से फ्री हो, नीचे से इसका ये फ्री है एक्सपेंड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपकी फ्री रहेगी, सेम रहेगी। और बीम इज इन इक्विलिब्रियम, देयर आर नो रिजल्टेंट पुल और पुश इन द बीम सेक्शन। देखो कोई भी बीम सेक्शन आप ले रहे हो तो उसमें पुल या पुश कोई सेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा की पूरा बीम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही होना चाहिए। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, यह आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो देयर आर सम अजम्पशंस ऑफ द सिंपल बेंडिंग थ्योरी। अब हम इस डायग्राम को अच्छे समझ लेते हैं कि ये डायग्राम क्या है। बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग दो चीज़ दी हुई है यहाँ पर। देखो ये सेक्शन है, ये बीम दी हुई है पूरी की पूरी, AC और BD ये दो लेयर है, ये मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे ये बीम है, ऐसे कैसे बीम है ये पूरी की पूरी। यहाँ पर दो सेक्शन ले रहे हैं हम इसके ऊपर, है ना। एक तो ये सेक्शन वर्टिकल, दो सेक्शन ले लिया, AB और CD, यहाँ पर 2 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो टॉप लेयर ऑफ द बीम हैज सफर्ड कंप्रेशन एंड रिड्यूस टू A to C। देखो अब ये जो टॉप लेयर है आपकी वो क्या कर रही है, कंप्रेस हो रही है। ये बीम सेक्शन दिया हुआ है, AB और CD के दो बीम सेक्शन हैं। ये RS, ये क्या है, ये RS सेंटर लेवल पर, इस बीम का बिल्कुल सेंटर लेवल है ना। आप इसको सेंटर लेवल मान सकते हो। एक्चुअल में RS इज द न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। उसका रीजन ये है, ये वो एक्सिस है जहाँ पर आने पर इसकी कुछ लेयर, जैसे कि मान लो जैसे हम इसको बेंड करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डालेंगे इसके ऊपर, मूवमेंट डाल रहे हैं ये M, है ना, बेंडिंग कर रहे हैं इसकी। तो बेंडिंग करने पर RS से ऊपर वाला पोर्शन पूरा बेंड होगा, पूरा कंप्रेशन में चला जाएगा। A to C इज कन्वर्टेड इनटू A डैश C डैश एंड इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रेस। ये गेट कर रहा है, क्या गेट कर रहा है, ये कंप्रेशन स्ट्रेस को गेट कर रहा है। तो उसके बाद RS से जस्ट नीचे जो आपके पास पोर्शन इसमें बचा है B से D, वी विल गेट B डैश D डैश, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये टेंशन गेट करेगा, ठीक है, टेंशन यहाँ पर लेगा तो पूरा की पूरा एक्सपेंड होगा, ठीक, पूरा की पूरा एक्सपेंड होगा। और यहाँ से कंप्रेशन से बढ़ता हुआ, जैसे हम एक RS पर आते हैं न्यूट्रल एक्सिस पर, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसी एक्सिस आती है, एक ऐसा लेयर आती है जिस लेयर पर आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, देयर आर नो चेंज इन रिड्यूस इन कंप्रेशन और टेंशन एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं है। तो RS का मतलब यहाँ पर क्या है, द लेयर RS विच हैज़ सफर्ड नो चेंज इन इट्स लेंथ टू R डैश A डैश में कोई चेंजेज नहीं है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं कि जैसे कि ये आपके पास बीम दी हुई है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो कुछ पार्ट ऊपर का कंप्रेस होगा, नीचे से एक्सपेंड होगा, लेकिन बीच में जब हम इसको फोल्ड करते हैं या ये बेंडिंग स्ट्रेस में जाता है तो एक लेयर ऐसी होती है जिसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं। इस लेयर को हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, या इसका नाम दिया हुआ है R डैश S डैश, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस का एक्चुअल डायग्राम और इससे रिलेटेड आपकी डेरिवेशंस को निकालेंगे। इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम पढ़ रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, कोई बीम दिया हुआ है और इस बीम की आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है।
ये सेक्शन दिया हुआ है ए बी और सी डी। इस बीम पर इस बीम पर 2 सेक्शंस हैं ए बी एंड सी डी, एंड वी विल कंसीडर अ लेयर पी क्यू एट ए डिस्टेंस वाई, लेयर पी क्यू एट ए डिस्टेंस वाई दिया हुआ है y फ्रॉम आर एस से y डिस्टेंस पर एक लेयर दी हुई है पी क्यू, और यहाँ पर आर एस क्या है, आर ए न्यूट्रल एक्सिस है ऑफ द बीम की। तो अब इस पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेंडिंग स्ट्रेस का वो क्या बनता है, देखो आप, वो ये बनेगा। ये ग्राफ बहुत जगह काम आती है। तो अपर लेयर जो और लोअर लेयर है, यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो मैक्सिमम होगी, और धीरे 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 सेंटर पर जाते जाते बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कम होती चली जाती है। ध्यान रखना, बेंडिंग स्ट्रेस सेंटर पर 0 रहती है और आउटर सरफेस पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम रहती है। ये है, तो ये हो गया आपका सिग्मा बी। सिग्मा बी इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा बी से। ठीक, सिग्मा बी से डिनोट करेंगे हम बेंडिंग स्ट्रेस को। बेंडिंग स्ट्रेस अपर सरफेस ऑफ द बीम एंड लोअर सरफेस ऑफ द बीम, मतलब आउटर सरफेस पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस 0, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस बेंड होता ही नहीं है। ये एक ऐसी लेयर है, ये एक ऐसी एक्सिस है जिस पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा। ओके, तो ये डायग्राम नोट डाउन कीजिए, एंड आप इसमें लिखिए थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, अभी हम जब बेंड करेंगे तो उसके बाद की पोजीशन ये निकल के आ रही है। देखो, इसको हम बेंड करने के बाद की पोजीशन बता रहा हूं मैं। पूरा डायग्राम बनेगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया सी डैश, और ये हो गया डी डैश। ठीक है, इतना करने के बाद हमारे पास पी क्यू भी दिया हुआ है। ये पी क्यू एक लेयर है ना, ये पी क्यू एक लेयर बनाई हुई है, और न्यूट्रल एक्सिस है भाई। न्यूट्रल एक्सिस तो बिल्कुल सीधा जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई चेंजेज होंगे ही नहीं, है ना, ये तो आपको पता है। न्यूट्रल एक्सिस पर तो कोई चेंजेज होंगे ही नहीं। ये वाई डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, ये हो गया, ये डायग्राम बना लीजिए। तो अब यहाँ पर, अब ये रेडियस बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया एक तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू जाएगी आगे जाके किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, ये इसका सेंटर, ध्यान रखना, आगे जाके किसी एक पॉइंट पर मिलेंगे ये सेंटर्स। तो ये जो थीटा बनेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये पॉइंट ओ ले लेते हैं हम, और इस ये जो आर की वैल्यू होगी, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम। इस भाई देखो, ये कोई बीम है, ये बीम है ना, ये इस बीम को जब आप ऐसे बेंड कर दोगे तो आर बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो कहाँ से होगी, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो न्यूट्रल एक्सिस से होगी। वो किससे होगी, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे है, न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए सिंपल बेंडिंग के लिए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखते हैं हम, थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। एंगल subtended at the center by the arc। r इक्वल टू लिखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, और सिग्मा बी इक्वल टू सेम बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। इतना बनाने के बाद इस डायग्राम को थोड़ा मिटा देता हूँ, तो इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी अपनी। अब देखो भाई, ये है डिक्रीज इन लेंथ। अब लेंथ में जो डिक्रीमेंट हो रखा है, ये स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट जो आपने लिया है पी क्यू,
उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन लेंथ, DECREAC, डिक्रीज इन लेंथ। भाई डिक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा, एक्चुअल में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो पी क्यू में से ये आपका पी डैश क्यू डैश था, ये डायग्राम अभी मैंने मिटा दिया है, ठीक है, पी डैश क्यू डैश, तो पी डैश क्यू डैश यहाँ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, लेंथ अपॉन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके, ये हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितना है आपका, चेंज इन लेंथ पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, पी क्यू, ये निकल के आ गया। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व्ड बीम सेक्शन ओ पी क्यू डैश, ये सेक्शन लो आप, ओ पी पी डैश क्यू डैश एंड ओ आर डैश एस डैश एंड ओ आर डैश एस डैश, फ्रॉम द फिगर ज्योमेट्री ले रहा हूँ मैं, ओ पी डैश क्यू डैश एंड ओ आर डैश एस डैश, ठीक है। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन, इस फिगर से बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू पी डैश क्यू डैश अपॉन आर माइनस वाई इक्वल टू आर डैश एस डैश अपॉन आर, ठीक है। यहाँ इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस पी डैश क्यू डैश अपॉन आर माइनस वाई, 1 माइनस आर माइनस वाई अपॉन आर, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, ये वैल्यू इसके इक्वलेंट आ गई, जाई के इक्वलेंट, ये पूरी जाई की इक्वलेंट आ गई, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी वाई अपॉन आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास वाई अपॉन आर। इसमें फिर आगे अपन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू जाए इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब स्ट्रेन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे वाई अपॉन आर इंटू ई, ये हो गया आपका सिग्मा बी। तो यहाँ से ये रिलेशंस निकल के आ रहा है आपके पास, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। सो सिंपल बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग का, बेंडिंग स्ट्रेस का ये रिलेशन निकल के आ रखा है, सिग्मा बी अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग स्ट्रेस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।